हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुपर कंडक्टिविटी। हमें मालूम है एक टर्म होती है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर अपने आप में से करंट को पास करने दे तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर वो अपने में से करंट को पास नहीं करने देता तो उसको क्या कहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों अपोजिट टर्म्स हैं एक दूसरे के। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। अब ये सुपर कंडक्टिविटी क्या है? जब भी हम किसी मेटालिक मटेरियल को कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है टेम्परेचर के साथ साथ। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बिलो अगर हम उसको कूल डाउन करें मेटालिक सब्सटेंस या मटेरियल को, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है दैट सडनली ड्रॉप्स टू ज़ीरो। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। सो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? We know that the electrical resistivity of all the metallic materials varies with temperature. ठीक है। So in general it decreases with decrease in temperature। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मॉडल, ये जो रेजिस्टिविटी है किसी भी मेटल की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द collision time between the free electrons and the lattice constituents। lattice constituents क्या हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एट्सेट्रा। जब किसी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन उसके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है तो एक थर्मल एजिटेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे the thermal vibrations of the lattice constituents decreases with lowering the temperature। so temperature decrease हो गया तो उनकी जो collisions हैं thereby reducing the number of collisions between the free electrons and the lattice constituents। जो collisions हैं free electron के बीच में और lattice constituents के बीच में वो decrease हो जाते हैं by decreasing the temperature। so the resistivity also decreases। so while measuring the electrical resistivity or electrical resistance of metals at low temperatures, H.K. Onnes in 1911 observed that the electrical resistance of highly purified mercury dropped abruptly to zero at 4.15 Kelvin। हुआ क्या? H.K. Onnes ने जब वो स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को, अलग अलग मेटल्स की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को मेजर कर रहे थे at low temperatures, what he found that जब उन्होंने हाईली प्यूरिफाइड मर्करी की रेजिस्टिविटी को या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर किया तो क्या देखा उन्होंने कि जो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी थी इट ड्रॉप्ड एब्रप्टली टू ज़ीरो एट ए टेम्परेचर 4.15 केल्विन। और इसके और नीचे जब उन्होंने उसको और कम किया टेम्परेचर तो वो हाईली कंडक्टिंग हो गया। ठीक है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम हो गई। सो सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेरियस अदर मेटल्स सच एज लेड, टिन एंड इंडियम। ठीक है, अलग अलग मेटल्स जो हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे उन्होंने क्या शो किया कि उनकी जो टेम्परेचर कौन सा? लो टेम्परेचर, तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो थी वो अब्रप्टली डिक्रीज कर गई। सो ऐसा फिनोमिनन इन विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स टू ज़ीरो when the material is cooled to a sufficiently low temperature is called superconductivity, and the material that exhibits superconductivity or which are in the superconducting state are called superconductors। इस स्टेट में ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? सुपरकंडक्टर्स। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? सुपरकंडक्टिविटी। अब हमने ये कहा कि हम टेम्परेचर को लो कर रहे हैं। अब ये जो टेम्परेचर लो हो रहा है, जिस टेम्परेचर के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो रही है या मिनिमम हो रही है, ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर।
सो द टेम्परेचर एट विच द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, ट्रांजिशन मतलब कि वो एक नॉन कंडक्टिंग से हाईली कंडक्टिंग मटीरियल, नॉन कंडक्टिंग इन द सेंस कि कोई सेमी कंडक्टर अगर आप ले लो, जो कंडक्टर्स होते हैं दे कैन नॉट बी सुपर कंडक्टर्स क्योंकि वो ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे होते हैं. So the temperature at which the transition takes place is called the transition temperature or the critical temperature. इसको हम TC से डिनोट करते हैं. Now this TC is found to be different for different materials. Many metals, alloys and certain compounds show the phenomenon of superconductivity when they are cooled to critical temperature. अब यहाँ पे हम एक और बात कहते हैं कि अगर हमारा जो स्पेसिमन है, जो मटेरियल हम ले रहे हैं, अगर वो प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इट इज़ परफेक्ट स्पेसिमन, द ट्रांजिशन इज़ यूजुअली शार्प, तो झट से वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमें मिल जाता है. वाइल फॉर इम्परफेक्ट स्पेसिमन कंटेनिंग सम इम्प्योरिटी एलिमेंट्स द ट्रांजिशन रेंज इज़ ब्रॉड, मतलब उसके लिए ट्रांजिशन करने के लिए टेम्परेचर जो है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा उसका रेंज हमें ब्रॉड मिलती है. सो इसके बाद व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, कहाँ कहाँ हमें ये देखने को मिलती है. द फिनोमिनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज़ नॉट कॉमन टू ऑल बट येट इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन मैनी सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग metallic elements, alloys and compounds whose transition temperatures vary widely. ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस कौन कौन से, जैसे कि मेटल्स हो गए, अलॉयज़ हो गए और कंपाउंड्स जिनका ट्रांजिशन टेम्परेचर वाइडली वेरी करता है, ऐसे कंपाउंड्स में हमें सुपर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है. मतलब अमूमन ये हमें जनरली हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन हमको कूल करना पड़ेगा उसको. टेम्परेचर को हम जब तक डिक्रीज़ नहीं करेंगे बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तब तक आप सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं कर सकते. द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर, दे आर एट नॉर्मल टेम्परेचर्स डू नॉट एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी. नॉर्मल टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट नहीं करते. सम केमिकल कंपाउंड्स विच आर सेमी कंडक्टर्स, जैसे सेमी कंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अगर उनको हम उनके टेम्परेचर को लो करें तो दे बिकम सुपर कंडक्टिंग एट लो टेम्परेचर्स. In some superconducting compounds, the transition temperatures are found to be appreciably higher than those for pure metals constituting the compounds. अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमने एक कंपाउंड लिया, ठीक है, एक कोई कंपाउंड लिया सुपर कंडक्टिंग कंपाउंड, उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा, हायर होगा एज़ कम्पेयर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स जिनका वो कंपाउंड बना हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ नायोबियम नाइट्रेट की, तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 14.7 केल्विन. लेकिन अगर सिर्फ नायोबियम जो इसका एक कंस्टिट्यूएंट है उसका हम क्रिटिकल टेम्परेचर नोट करें या उसको कूल डाउन करें तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमें मिलता है 8.0 केल्विन. तो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम कंपाउंड जो है, कंपाउंड हो गया मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, तो वो हो गया, उसमें इम्परफेक्शन आ गई, तो उसका हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा. जबकि प्योर नायोबियम जो अगर हम ले रहे हैं इसमें, तो या उसका जो कोई भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा प्योर फॉर्म में लेंगे तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर्स. सुपर कंडक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. द करंट्स इन द सुपर कंडक्टर्स परसिस्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. जो इनके अंदर करंट फ्लो करता है सुपर कंडक्टर्स में वो काफ़ी देर के लिए करता है. द सुपर कंडक्टिविटी इज़ फाउंड टू अकर इन मेटेलिक एलिमेंट्स इन विच द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइज बिटवीन 2 and 8. जैसे कि हमारे ऐसे मेटेलिक एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनका नंबर 2 और 8 के बीच में लाई करता है तो ऐसे मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो सुपर कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करते हैं. अगर मोनो वैलेंस जिनमें ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम एलिमेंट्स जिनके ऑटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करते. सो in all cases involving transition metals, the variation of critical temperature with the number of valence electrons shows sharp maxima for Z is equal to 3, 5 and 7.
ट्रांजिशन मेटल्स के केस में क्या होता है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर की वेरिएशन है विद द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शोज शार्प मैक्सिमा फॉर ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, 5 एंड 7 हैं, उनके लिए इनको क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए शार्प हमें मैक्सिमाज मिलते हैं, मतलब उनका टेम्परेचर हमें हाई मिलता है। द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ द सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट नहीं कर सकता। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मीजनर इफेक्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर करेक्टराइजेशन ऑफ द सुपरकंडक्टिंग स्टेट। When the current through the superconductor is increased beyond a critical value, the superconductor again becomes a normal conductor. अगर हम उसके अंदर सुपरकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं और क्रिटिकल वैल्यू उसकी एक क्रिटिकल वैल्यू है, उसके आगे उसको हम करंट को ज़्यादा उसमें से फ्लो करवाते हैं, तो सुपरकंडक्टर जो है वो दोबारा से एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। दैट इज़ कंडक्टिंग स्टेट इज़ ए रिवर्सिबल स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए स्मॉल अटोमिक वॉल्यूम अकम्पनीड बाय ए स्मॉल अटोमिक मास फेवर्स सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, स्मॉल अटोमिक वॉल्यूम और अटोमिक मास के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सुपर कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करते हैं। नेक्स्ट इज मटीरियल्स हैविंग हाई नॉर्मल रेजिस्टिविटीज एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी। ऐसे मटीरियल्स जिनकी नॉर्मल स्टेट में रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है उनको हम सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स बना सकते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सुपर कंडक्टिविटी। सो superconducting state of a material exists only in a particular range of temperature, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मटेरियल की जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज और मैग्नेटिक फील्ड की रेंज के लिए एग्जिस्ट करती है। सुपर कंडक्टिविटी विल डिसअपियर इफ द टेम्परेचर ऑफ द स्पेसिमेन इज रेज्ड अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर TC और इफ़ ए सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड। अगर हम स्पेसिमेन के टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं, और या फिर हम हाईली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो सुपर कंडक्टिविटी है वो डिसअपियर हो जाती है। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट विच द सुपर कंडक्टिविटी वैनिशेस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इसको HC से हम डिनोट करते हैं। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जिसके ऊपर उसकी सुपर कंडक्टिविटी वैनिश हो जाती है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू HC, द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज डिस्ट्रॉयड एंड द मटीरियल गोज इनटू द नॉर्मल स्टेट। इसके ऊपर इसके ज़्यादा HC से ज़्यादा जब मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाते हैं तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, एज ए नॉर्मल कंडक्टर। द वैल्यू ऑफ HC इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टेम्परेचर, द कर्व ऑब्टेन्ड इज ऑलमोस्ट ए पैराबोलिक। देखिए, ये देखिए, हमने HC को प्लॉट किया है अगेंस्ट टेम्परेचर, तो आपको ये पैराबोलिक स्टेट मिल रही है। मतलब ये एक बाउंड्री है एक तरह से, इसके इस तरफ वाली स्टेट होगी नॉर्मल स्टेट और इसके अंदर जो इसके नीचे टेम्परेचर TC से नीचे नीचे वाली जो रेंज है ये हमें सुपर कंडक्टिंग स्टेट बता रही है, और जब TC से ज़्यादा वैल्यू है वो हमें नॉर्मल स्टेट बता रही है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन। अब क्या रिलेशन है, HC इज इक्वल टू H0 इंटू 1 माइनस T²/TC²। H0 क्या है यहाँ पे, इट इज़ अ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट 0 टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो H0 इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है। और जब T इज इक्वल टू TC है तो हमारा HC यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 है, मिनिमम है, ठीक है। द कर्व डिफाइंस द बाउंड्री बिलो विच द सुपर कंडक्टिविटी इज प्रेजेंट, है ना। ये मैंने आपको बताया, यहाँ से ये जो कर्व है इसके नीचे नीचे यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, एंड above it outside this boundary the superconductor behaves as a normal conductor. So the magnetic field which destroys superconductivity need not be necessarily the externally applied field. अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नली अप्लाई करो मैग्नेटिक फील्ड को,
but it may be the field produced as a result of the current flowing in the superconducting ring itself. अगर आपने किसी सुपरकंडक्टिंग मटेरियल का रिंग लिया है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी जो है उसकी सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो. So in 1916, Silsby explained that the destruction of superconductivity due to the passage of current is not due to the current, but it is due to the magnetic field associated with the current. तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट फ्लो होने की वजह से वो सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है. सो दिस इज कॉल्ड सिल्सबी इफेक्ट. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब हम बात करेंगे मीजनर इफेक्ट के बारे में. माइजनर बोलो मीजनर बोलो एक ही बात है. सो इन 1933 मीजनर एंड ऑक्सनफेल्ड डिस्कवर्ड दैट इफ a superconductor is cooled in a magnetic field below its transition temperature, the lines of magnetic flux will be pushed out of the material as shown in figure 2b. अब यहाँ पे ना दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं. इसमें दो चीज़ें हैं. पहली बात ये कि आपने जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है, ठीक है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. ये सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है, नॉर्मल स्टेट में है ये यहाँ पे, ठीक है. आपने इसको पहले किसी को सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा. दिस इज़ द नॉर्मल स्टेट. अब यहाँ पे हम इसको दो तरीके से कर रहे हैं कि पहली बात देखो कि इफ़ ए सुपर कंडक्टर इज़ कूल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड below its transition temperature Tc, the lines of magnetic flux will be pushed out of the material as shown in figure 2. अब इस फिगर 2 को इसने दो तरह से बनाया है. पहली स्टेट है कि हमने सुपर कंडक्टर को पहले ठंडा किया, ये नॉर्मल स्टेट में है. यहाँ पे रेजिस्टिविटी इसकी नॉन ज़ीरो है, T इज़ ग्रेटर दैन Tc. एक नॉर्मल कंडक्टर को आपने कूल किया है, किसी कंडक्टर नहीं कहूँगी मैं इसको, सपोज करो सुपर कंडक्टिंग कोई मटेरियल ले लिया हमने, ठीक है, इसको आपने नॉर्मल स्टेट में रखा, फिर इसको कूल किया बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन गया. अब इसकी रेजिस्टिविटी हो गई 0. पहले इसको कूल किया, फिर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, दे शुड नॉर्मली क्या होता है, दे पास थ्रू द कंडक्टर. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये सुपर कंडक्टर है, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ये जो है मटेरियल जो है इसको पुश करेगा, मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स को पुश करेगा बाहर की तरफ, ठीक है. अब दूसरी स्टेट ये है कि आपने पहले ही उसको मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ऑलरेडी, उसके बाद आप उसको कूल कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे हमने क्या किया, पहले उसको कूल किया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में रखा. लेकिन यहाँ पे हम मटेरियल को, जो भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल आप ले रहे हो, उसको पहले ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, नॉर्मल स्टेट है, फिर उसको हम कूल कर रहे हैं, हम उसको सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ला रहे हैं. उस केस में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं तब भी वो उसको क्या करेंगी, एंटर नहीं करेंगी, बाहर से ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें से पास कर जाएगा. तो यही हमारा मीजनर इफेक्ट होता है. मीजनर इफेक्ट कहता है दैट इफ़ ए सुपर कंडक्टर इज कूल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिलो इट्स ट्रांजिशन टेम्परेचर Tc, the lines of magnetic flux will be pushed out of the material, ठीक है. On the other hand, if the material is first cooled, ठीक है, it's first cooled and then placed in the magnetic field, the flux lines do not penetrate into the material. This effect is called the Meissner effect. अब ये दो तरह से होता है, आप पहले उसको कूल करके फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखो, या उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद फिर कूल करो, तब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो उसमें से पास नहीं कर पाएंगी. अब इसको हमने कैसे समझना है, जो माइजनर इफेक्ट है इसको कैसे हम समझेंगे. इट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए बल्क सुपर कंडक्टर एज द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द मटीरियल. हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि जो हमारा मटेरियल है उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. द करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड
विच विल एग्जैक्टली कैंसल द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक तो आ गया ना एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एक होता है उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर करंट फ्लो कर रहा है मटेरियल के सरफेस पे, तो उसका एक इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। तो उस वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दैट गेट्स डिस्ट्रक्टेड या डिस्ट्रॉयड। So Meissner effect is reversible, that is when the temperature of the material is raised above Tc या critical temperature, the flux lines penetrate the material। अब क्या होगा अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, पहले तो आपने टेम्परेचर को कम किया, उसको कूल डाउन किया बिलो Tc, अब आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो अबव Tc। पहले तो फ्लक्स लाइंस उसमें से पास नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जो फ्लक्स लाइंस हैं दे पेनिट्रेट द मटेरियल, दे कैन पेनिट्रेट द मटेरियल एंड इट रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल स्टेट। वो एक नॉर्मल कंडक्टर की तरह काम करेगा। अंडर दिस कंडीशन द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द स्पेसिमेन इज गिवन बाय, उस टाइम पे उसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ऐसे होता है ना म्यू नॉट एच, यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट एच प्लस एम। एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पेसिमेन, एच क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, है ना। सो व्हेन द स्पेसिमेन इज सुपर कंडक्टिंग, अगर आपका स्पेसिमेन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है तो माइजनर इफेक्ट क्या कहता है कि इनसाइड द बल्क सुपर कंडक्टर देयर इज नो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, बी इज जीरो। सो म्यू नॉट एच प्लस एम इज इक्वल टू जीरो हियर, बिकॉज बी इज जीरो तो म्यू नॉट एच प्लस एम आपका जीरो हो जाएगा। म्यू नॉट कैन नॉट बी जीरो, सो एच प्लस एम इज जीरो, मीन्स एम इज इक्वल टू, यहाँ से एच को आप उठा के इधर ले जाओ, माइनस एच हो जाएगा। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू एम अपॉन एच। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, मैग्नेटाइजेशन अपॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब एम इज इक्वल टू माइनस एच, तो एच अपॉन एच कट जाएगा, सो आपके पास काई बन जाएगा माइनस वन। काई क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका मटेरियल है इट बिहेव्स एज ए परफेक्टली डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये तो हमने ले लिया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला लेके। अब इस चीज़ को हम ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं। लेट अस कंसिडर ए सुपर कंडक्टिंग मटीरियल अंडर नॉर्मल स्टेट, लेट जे बी द करंट डेंसिटी। अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट डेंसिटी क्या होगी, जे। ठीक है, और रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल। तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, इस फॉर्म में भी आता है हमारा, ई इज इक्वल टू, ऐसे होता है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये है करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन आता है ओम्स लॉ से, ई इज इक्वल टू रो जे। ठीक है, सो ऑन कूलिंग द मटीरियल टू ट्रांजिशन टेम्परेचर, अब हम उसको मटेरियल को कूल डाउन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो हमारा ये आ गया ना, ई इज इक्वल टू रो जे। अब हम इसको कूल करेंगे मटेरियल को इस तरीके से कि उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाए। क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो इफ़ जे हैज़ ए फाइनाइट वैल्यू, तो उस केस में आपका ई भी क्या हो जाएगा, रो ज़ीरो है तो ई भी क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है हमारी, चार मैक्सवेल्स इक्वेशंस में से एक ले रहे हैं हम, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ई ज़ीरो है हमारा तो ये चीज़ क्या होगी, ज़ीरो, डेल बी अपॉन डेल टी ज़ीरो, मतलब बी क्या हो जाएगा यहाँ से कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन शुड नॉट चेंज ऑन कूलिंग टू द ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया कि अगर हम अपने उसको मटेरियल को कूल डाउन कर रहे हैं टू द ट्रांजिशन टेम्परेचर, तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो रहा उसके अंदर, वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, हेंस हमें क्या पता चलता है, दैट ज़ीरो रेजिस्टिविटी लीड्स टू ए सिचुएशन विच सेज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड, मतलब उसको पुश नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मीजनर इफेक्ट जो है कंट्राडिक्ट्स द मैक्सवेल्स इक्वेशन। मीजनर इफेक्ट किसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, मैक्सवेल इक्वेशन को यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है। मैक्सवेल इक्वेशन क्या रही है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और अगर हम इसको रो ज़ीरो ले रहे हैं, उसको हम कूल डाउन कर रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे, रो ज़ीरो हो रहा है, ई ज़ीरो हो रहा है, तो बी हमारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन मीजनर इफेक्ट कहता है कि नहीं, बी जो है वो ज़ीरो होना चाहिए।
सो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सो देयरफॉर टू प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी, द स्टेट ऑफ ज़ीरो रेजिस्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। ये हमने कहा ना यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारा मटेरियल है एज परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आ गई ज़ीरो रेजिस्टिविटी हम ले रहे हैं, तो ज़ीरो रेजिस्टिविटी लेके मैक्सवेल इक्वेशन कहती है कि बी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी सिचुएशंस क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्टेट ऑफ ज़ीरो रेजिस्टिविटी है और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है, दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सो फॉर ए सुपर कंडक्टर अगर हम ज़ीरो रेजिस्टिविटी लेते हैं तो ई ज़ीरो होता है, और साथ ही फ्रॉम माइजनर इफेक्ट हम कहते हैं या मीजनर इफेक्ट कहते हैं, बी जो है वो हमारा ज़ीरो होना चाहिए। बी ज़ीरो होना चाहिए, वो कहाँ से आता है, मीजनर इफेक्ट कहता है। और ई ज़ीरो होना चाहिए, वो कौन कहता है, कहाँ से आता है, ज़ीरो रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ से आता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीजनर इफेक्ट।